डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैटर्स क्या होता है। हमारे घर के आसपास बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं। वो सब्सटेंस स्टील के बने होते हैं, वो सब्सटेंस लोहे के बने होते हैं, वो सब्सटेंस कॉपर के बने होते हैं और वो सब्सटेंस मिट्टी के बने होते हैं। तो उन सब्सटेंस को हम मैटर कहते हैं। अदर उन सब्सटेंस को हम मैटर कहते हैं। अदर वर्ड वी कैन से दैट वो सब मैटर क्या है। मैटर इज अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड मास। वो सब्सटेंस जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर मास होता है, उसको हम सब मैटर्स कहते हैं। मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम एटम्स कहते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको और जो एटम्स हैं वो सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स में वो सारी की सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं और उन सबको हम मैटर्स कहते हैं। देखिए, इन दिस चैप्टर में हम लोग जो सब्सटेंस का डिवीज़न है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम मैटर का डिवीजन ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए, चाहे वो वुड हो, चाहे लकड़ी हो, कॉपर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, डायमंड हो, वो कुछ भी हो, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है। और वो पार्टिकल इतने स्मॉल होती हैं कि उनको हम विद द हेल्प ऑफ द नेट आई देख नहीं सकते। तो उनके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से उन सब्सटेंस का माइक्रोस्कोपिक यानी कि मैग्नीफाइड इमेज जनरेट होती है। देखिए, इसका एक एविडेंस हम बड़ी इजीली कर सकते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। देखिएगा, आपके जो डायग्राम दिख रहा है, वाटर एंड सॉल्ट, कुछ वाटर के अंदर सॉल्ट को मिलाया, देन फिर क्या हुआ, फिर हमने उसको स्टे किया, घोला, देन वो सॉल्ट उस वाटर में मिल गया, देन हमने और सॉल्ट मिलाया, देन मिल गया। लेकिन तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, इसलिए वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर? वो पार्टिकल आर कितने स्मॉल है? वो पार्टिकल बहुत स्मॉल है एंड इतने स्मॉल हैं कि जिनको हम विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आईज नहीं देख सकते। देखिए, इस चीज को हमने विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी समझाई है। देखिएगा, हमने इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया 100 ml ऑफ वाटर में और उसको अंदर डिसॉल्व किया, उसको डिसॉल्व कर दिया, फिर उसके अंदर पानी और मिलाया, फिर डिसॉल्व कर दिया, फिर पानी और मिलाया, फिर डिसॉल्व करा। यानी कि देखा कि वो पूरा का पूरा जब हम पानी उसके अंदर पहले 10 ml लिया, फिर वाटर को इंक्रीज करते गए, तो वाटर का लेवल तो इंक्रीज हुआ और वो पोटेशियम पर मैग्नेट उस पूरे वाटर के अंदर डिसॉल्व होता गया। तो इट इज मीन दैट वो पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि वो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है और इसके कारण वो डिसॉल्व हो रहा है। अब देखिए, डिसॉल्व होने का ये कारण है क्योंकि मैटर के बीच में स्पेस होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट उस वाटर के एटम के बीच में स्पेस ले लेता है, दैट इज व्हाई वो डिसॉल्विंग होता चला जा रहा है। देखिए, एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यस, भाई चीनी को पानी में घोलोगे तो वो चीनी घुल जाती है, इजीली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन वो चीनी कहाँ जाती है? वो चीनी पानी जो लिक्विड्स होते हैं उनके एटम के बीच में स्मॉल फोर्स होता है, दैट इज व्हाई वो सब्सटेंस उस स्पेस में जाकर समा जाता है। तो वी कैन से दैट कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे हमने सॉल्ट लिया, हमने शुगर ली और पानी के अंदर हमने डिसॉल्व किया तो वो डिसॉल्व हो गई, दैट मीन वो डिसॉल्व हो गई। इसका मतलब क्या है
कि वो डिजोल्व हो रही है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है, और वो डिजोल्विंग वो वाटर के एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर अपना स्पेस लेती चली जा रही है, दैट इज वाई वो डिजोल्विंग हो रही है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यस, पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस बहुत कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम लोग घर के अंदर खाना बनाते हैं तो उसकी जो खुशबू है, जब वो गर्म होता है उसकी खुशबू घर से बाहर जाती है, तो कोई व्यक्ति घर से बाहर बैठा होता है तो वो कहता है कि आपके घर में एक लजीज खाना बन रहा है, यानी कि वो उसकी खुशबू वहां तक पहुंच रही है। अगर आप अपने घर में इंसेक्ट्स जलाएं या आप अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में डिजोल्व हो जाती है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स है, जो मैटर के एटम है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट, आप एक बाल्टी ले लीजिएगा, उसके अंदर इंक डाल दीजिएगा, ब्लू इंक। आप देखिए वो पूरे वो जो बकेट है उसको ब्लू कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि वो इंक कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज व्हाई दे आर डिसॉल्विंग कंटिन्यूअसली। आप देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस, देखिएगा ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको, देयर आर 5 वुमेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर, कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, दैट इज व्हाई वो एक सब्सटेंस जनरेट करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल सा एग्जांपल्स है, जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन के पार्टिकल आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। ऐसी ग्लूकोज ले लीजिएगा, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम के बीच में फोर्स लगा हुआ है, जिसके कारण वो एक मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि एटम जब आपस में आप एटम जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो दूसरे एटम के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण वो जुड़े रहते हैं। आप देखिएगा पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए फिजिकली इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पानी लीजिए, बाल्टी को लीजिएगा और उसमें हाथ डालिएगा, तो आप पानी को हाथ डालेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे वो पानी अपने आप दूसरी मिलता चले जाएगा, आप पानी को काट नहीं पाएंगे। एंड तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप लोहे को जब काटते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, कि एटम जो लोहे का जो पार्टिकल है वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण आपको ज्यादा फोर्स लगाना है उसको काटने के लिए। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, बेसिकली उसकी फिजिकली प्रॉपर्टीज के आधार पर उनकी 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड स्टेट, एक गैसियस स्टेट। तो एवरी सब्सटेंस हैज द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड स्टेट, यानी मैटर की 3 स्टेट होती हैं। मैटर्स की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जैसे आयरन है, आयरन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनके पास अपना एक मास होता है, जिनके पास एक फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड वो फिक्स वॉल्यूम होता है एंड फिक्स शेप होता है, उनका शेप चेंज नहीं होता, उन सब्सटेंस को हम सॉलिड्स कहते हैं। और सॉलिड कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है एटम के बीच में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए वो एक परफेक्ट शेप जनरेट करते हैं, उनका एक परफेक्ट वॉल्यूम होता है, और उनकी डेंसिटी लेवल लिक्विड और गैसियस स्टेट से ज्यादा होती है। आप देखिए डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि मास का जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है।
नंबर 1, सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, दे हैव द फिक्स शेप, उनका फिक्स शेप होता है, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, उनके अंदर मास होता है, उनकी डेंसिटी लिक्विड और गैसीय स्टेट से सब्सटेंस से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, वुड का आपका आयरन, जिंक, प्लैटिनम, कॉपर, डायमंड, ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं। तो सॉलिड हैव द फिक्स शेप, उनका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी हार्ड, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। एंड सॉलिड डिफ्यूजन, लिटिल बिट डिफ्यूजन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब आप दो मेटल को एक लंबे समय के लिए ज्वाइन करके रखते छोड़ देते हैं, तो क्या आफ्टर सम टाइम वो एक मेटल दूसरे मेटल से मिल जाती है बहुत समय के बाद। तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है, यह एक वेरी स्लो प्रोसेस होता है जो लंबे समय के बाद डिफ्यूज करता है। देखिए, आप चौक ले लीजिएगा, चौक से बोर्ड पे लिखिएगा, तो आप बोर्ड पे लिखते रहेंगे, तो एक दिन वो आता है कि हम चौक से हमको रब करते हैं, लेकिन वो रब कंप्लीटली रब नहीं होता, उसमें व्हाइट पार्टिकल मिक्स रह जाते हैं, तो उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। यानी कि और सॉलिड को होते इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनको कंप्रेस नहीं किया जाता। कंप्रेस का मतलब होता है कि उसमें हम फोर्स लगा के उसके साइज को छोटा नहीं कर सकते, उसके वॉल्यूम को छोटा नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड द कंप्रेस। तो सॉलिड वो होते हैं जिनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। अब देखिए, आपको इसी समझ में आएगा कि सॉलिड क्या होते हैं, और सॉलिड की फिक्स शेप होती है, यानी कि क्रिस्टल शेप होती है, सेम यानी कि क्रिस्टल शेप होती है, उनकी फ्लैट सरफेस पाई जाती है ज्यादातर सॉलिड्स की। तो आपको सॉलिड्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि सॉलिड्स होते क्या है। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स मास होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। जैसे कि कुकिंग ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, जूस है, और उनका डेंसिटी लेवल सॉलिड्स की कंपैरिजन में कम पाया जाता है, उनका डेंसिटी लेवल सॉलिड की कंपैरिजन में कम पाया जाता है। एंड और वो जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो आप जानते हैं कि मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होता है। एंड और लिक्विड को होल्ड करने के लिए, लिक्विड को रखने के लिए हमें किसी ना किसी एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी कंटेनर की हमें जरूरत पड़ती है। तो लिक्विड क्या, अब लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। एंड जो हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो डिफ्यूजन शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिएगा, वाटर, वाटर के अंदर अल्कोहल मिला दीजिए, डिफ्यूजन वाटर, अल्कोहल वाटर के अंदर मिल जाएगी, कंप्लीटली मिल जाएगी, है ना, तो वो डिफ्यूजन हो गया। यानी कि डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे से मिल जाने को हम उसको हम, अब देखिए जो लिक्विड्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर के अंदर मिल्क मिल गया, डिफ्यूजन हो गया। अब जो होता है कैरोसिन और डीजल आपस में मिल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है लाइक फिश है, तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो इसको हम, अब देखिए ये जो हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, यानी कि वो रिजिड नहीं होते, वो बहते हैं, तो उनको हम फ्लूइड कहते हैं। अब आता है हमारे पास गैसीय स्टेट, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, एंड आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे गैसीय स्टेट्स हैं। एलपीजी, सीएनजी, ये गैसीय स्टेट है। देखिए, गैसीय स्टेट्स यानी कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर मास तो है लेकिन फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, फिक्स शेप भी नहीं है, और उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस माने उनको फोर्स लगा के, उनको प्रेशर लगा के उनके साइज को, उनके वॉल्यूम को हम कम कर सकते हैं। तो इसको हम कंप्रेस कहते हैं। यानी कि गैस स्टेट वो स्टेट है जिसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता,
फिक्स शेप नहीं होता, मास तो है लेकिन फिक्स वॉल्यूम नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। एंड जो गैसेस स्टेट्स है उनके एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम पाया जाता है, तो बहुत कम पाया जाता है, दैट इज व्हाई दे आर स्पीड। और देखिए जो भी गैसेस स्टेट है, जब हम कुछ सब्सटेंस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उस सब्सटेंस के इंटरमोलिकुलर फोर्स का कमजोर होता चला जाता है और उनके एटम के बीच में स्पेस बढ़ता जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता जाता है और काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। तो इसके कारण जब किसी गैस को या किसी लोहे को या किसी हम फ्लूइड्स को गर्म करते हैं तो हम इजीली वो बैंड हो जाता है। जैसे आयरन है, आयरन को हम गर्म करें तो बैंड इजीली बैंड हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो इजीली वो बैंड हो जाते हैं। अब गैस को जब गर्म करें तो गैस गर्म होने पर उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने पे इंक्रीज हो जाती है। अब देखिएगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब किसी सब्सटेंस के हमें शेप को चेंज करना चाहते हैं तो उस सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं, और गर्म करने का मतलब है उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना होता है और वो बहुत फास्टली मूव करते हैं। अब देखिए जब हम सॉलिड को, जैसे कि हमारे वाटर है, वाटर को हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा है। तो वाटर क्या एक लिक्विड स्टेट है और वेपर क्या गैसेस स्टेट है। जब हम गैसेस स्टेट्स हम वाटर को गर्म कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स की सबसे पहले उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा और वो बॉइलिंग करते रहेंगे। और जब एक स्टेट वो आएगी, वो अपनी सरफेस वाटर के पार्टिकल अपनी सरफेस को लीव करके ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा चेंज इन स्टेट है। अब हम जब हम वाटर को ठंडा करते हैं, उसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं, तो वो धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होती चली जाती है और उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती चली जाती है और वह एक सॉलिड यानी कि वो आइस में चेंज हो जाता है। ये हमारी चेंज ऑफ स्टेट है ड्यू टू द टेम्परेचर। चेंज ऑफ स्टेट है ड्यू टू द प्रेशर। आप देखिए जब वाटर धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो और वो एक फिक्स टेम्परेचर पर जाके वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसको हम इवोपरेशन कहेंगे। देखिएगा एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से है, यानी कि जब वो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी। अगर आप 100 डिग्री सी है वाटर बॉयल करने पड़ने लगेगा, यानी कि उसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल लगातार कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे और बढ़ेगा, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए जब हम किसी वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे बॉयल होते हुए और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हम उसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो धीरे धीरे वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसके बीच जो वाटर है वो एटम से मिलकर बना होता है और उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होता चले जाता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा, वो वाइब्रेट करता जाएगा, वाइब्रेट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी और जब वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो एक स्टेट वो आएगी, वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। अगर वो लिक्विड में तो गैस में हो जाएगा
और लिक्विड उसके टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे तो वो लिक्विड वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो रहा है और बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहा है, जिसके कारण वो एक परफेक्ट शेप ले लेगा। लेकिन जब उसको गर्म करेंगे तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होता चला जाएगा और वो पिघल जाएगा और उसका स्टेट चेंज हो जाएगी। देखिएगा, the temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmosphere pressure is called melting point। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। आप देखिए, जब आप देखिए, और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन्स कहते हैं। देखिएगा, कभी कभी ये होता है कि हम पानी को गर्म करते चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो पानी एक स्टेट पे वो वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होता एंड वो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, लेकिन हम कंटिन्यूसली उसको एनर्जी प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। तो अब हमारे मन में बात आती है कि हम कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं और उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो कहाँ जा रहा है? देखेंगे, जब आप कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करने लगा है, यानी कि उसने जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई इन द, उसको हम हिडन एनर्जी बोलेंगे, उसको हम लैटेंट हीट बोलेंगे, और वो अपने स्टेट को चेंज करके वापर में कन्वर्ट हो रहा है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर का फिक्स हो गया, कंटिन्यूसली हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं और वह टेम्परेचर फिक्स हो गया और वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, तो जो उसको जो एनर्जी मिल रही है, जो स्टेट को जो एनर्जी मिल रही है, स्टेट को अपने स्टेट को चेंज करने की जो एनर्जी मिल रही है उसको हम लैटेंट हीट कहेंगे। तो आपको लैटेंट हीट का कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं आपको 100 डिग्री सी का वाटर दे दूं और 100 डिग्री का वेपर दे दूं, यानी कि भाप, अगर आप बर्न हो जाते हैं, 100 डिग्री सी के वाटर से बर्न होते हैं और 100 डिग्री सी की भाप से बर्न होते हैं, तो कौन सा हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होगा, वाटर वाला या भाप से? तो डेफिनेटली भाप से ज्यादा होगा, क्योंकि भाप के अंदर अपने हीट एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि भाप पहले 100 डिग्री सी की भाप 100 डिग्री का पानी बनेगी जिसमें वो एनर्जी रिलीज करेगी, जिसके कारण हमें ज्यादा फीवर, ज्यादा वो हमारे लिए हानिकारक है। तो भाप से चलना ज्यादा हानिकारक है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। अब देखिएगा, कभी कभी ये होता है कि जब सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो अपनी वो इंटरमीडिएट स्टेट को छोड़कर सीधा सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। कपूर की गोलियां आप घर में रख दीजिए, तो सॉलिड से क्या हुआ, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस फॉर्म को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, देखिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड है टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान रखना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म ले लेती है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब किसी सब्सटेंस को प्रेशर उसकी स्टेट को चेंज किया जाता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि उस सब्सटेंस की शेप, उस सब्सटेंस के स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, जब सॉलिड दैट लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट जो अपने जो बीच का स्टेट है लिक्विड, उसको बिना चेंज किए हुए, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और लिक्विड सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब देखिए इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन एक हमारा जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। आप देखिए, इवोपरेशन सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप कपड़ों को धोते हैं, आप उसको क्या करें, कपड़ों को एक खुले मैदान में टांग दीजिए, तो धीरे धीरे वो कपड़े क्या होगा, उसके अंदर पानी है वो धीरे धीरे भाप बन के
भाप बन के एटमोस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन हमेशा लेस देन 100 डिग्री टेम्परेचर होता है और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि भाप जो बनती है वो 100 डिग्री सी पे बनती है, लेकिन इवोपरेशन यहाँ जो हो रहा है वो हमेशा 100 डिग्री सी से नीचे ही होता है। अब देखिए कुछ फैक्टर हैं जो हमारे इवोपरेशन को इफेक्टेड करते हैं। नंबर 1, इंक्रीज द सरफेस एरिया। आप देखिए जब हम कपड़ों को धोते हैं तो कपड़ों को फैला देते हैं, तो जब कपड़ों को फैला देते हैं हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे इस वाटर इजीली इवोपरेट हो जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ने पे इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम कपड़ों को धोते हैं और टांग देते हैं, धूप जितनी तेज पड़ेगी वो क्लॉथ उतना ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। और जब हम देखें क्लाउडी डेज होते हैं तो वहां पर जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो धीरे धीरे ड्राई होते हैं, तो वहां पर क्या होता है इवोपरेशन की रेट इफेक्टेड हो जाती है विद द टेम्परेचर। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। अगर देखिए सर्दियों में हमारे जो कपड़े वो धीरे धीरे स्लोली इवोपरेट होते हैं, स्लोली ड्राई होते हैं, लेकिन गर्मियों में ज्यादा होती हैं, ज्यादा हो जाती है क्योंकि सर्दियों में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है और गर्मियों में कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द विंड स्पीड। हवा जब जैसे जैसे तेज चलेगी वो इवोपरेशन की रेट को इवोपरेशन को इफेक्टेड करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। देखिए हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। देखिए क्या होता है जब हम वाटर पार्टिकल को रख दें या हमारा अपने हाथ पे हम पेट्रोल को रख लें या एसीटोन को रख लें, तो क्या होता है वो एसीटोन वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो हमारे हाथ को ठंडा कर देता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब वो वेपर हो रहा है तो हमारे आसपास की जो हमारे सराउंडिंग जहाँ वो है उसकी सराउंडिंग की एनर्जी को कम कर देता है, यानी कि वो उससे अपने स्टेट को चेंज करने के लिए एनर्जी वहां से एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। अब देखिएगा गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कॉटन क्लॉथ है वो स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं तो हवा चलती है तो वो होता है स्वेट इवोपरेटेड होता है। इवोपरेटेड होता है तो हमारी बॉडी से वो एनर्जी को लेता है और जो हमारी बॉडी से एनर्जी को लेता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट लगता है। नेक्स्ट है कि हम एक ग्लास ले लें, ग्लास के अंदर हम लोग आइस को डाल देते हैं, लेकिन आइस के चारों देखते हैं क्या होता है कि उस ग्लास के चारों ओर वाटर के ड्रॉपलेट जम जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने उस ग्लास के अंदर आइस को डाला तो उस आइस ने क्या करा उसके आसपास के टेम्परेचर को कम कर दिया, यानी कि उसकी जो ह्यूमिडिटी अवेलेबल है आसपास उसको कम कर दिया, तो वेपर धीरे धीरे कंडेंस होकर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। जो ह्यूमिडिटी है वो ड्रॉपलेट्स बन गई ड्यू टू द कंडेंसेशन। इसके कारण जो वाटर होती है जो हमारी बोतल होती है ठंडी बोतल होती है उसके चारों वाटर जम जाता है। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। एनसीईआरटी बुक्स को रीड करिएगा, आपके एग्जाम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।